हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव रंजन बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने एक्सरसाइज 6 वंशागति के आणविक आधार में आपने पार्ट वन में टोटल है ना, पार्ट वन में टोटल आपने क्वेश्चन 25 तक कवर कर लिया होगा, है ना। अब जो है पार्ट 2 में हम लोग है ना 26 क्वेश्चन से कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है पार्ट 1 में आपने 25 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कवर कर लिया होगा। तो चलिए आज वंशागति के आणविक आधार पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 26 पर ध्यान देते हैं। तो 26 क्वेश्चन क्या कहता है ना किसी कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला आरएनए है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। किसी कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला आरएनए है वो आरएनए है, ठीक है ना। 3 तरह के कोशिका में आरएनए पाया जाता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, जिसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोज आरएनए। तो सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है आरआरएनए, जिसका परसेंटेज होता है 70 से 80%, यानी हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, आरआरएनए, है ना। तो यानी कि आरएनए माने राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। आरएनए में निहित प्यूरिन होता है। तो प्यूरिन चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, प्यूरिन दोनों में एक समान ही होता है। क्या क्या होता है? एडेनिन और थाइमिन, प्यूरिन दोनों में एक समान होते हैं, जबकि डीएनए का पिरिमिड होता है साइटोसिन और ग्वानिन, है ना। याद रखिएगा एडेनिन और ग्वानिन, सॉरी बेटा फिर से देख लीजिएगा। आरएनए में निहित प्यूरिन है, तो प्यूरिन चाहे डीएनए का हो चाहे प्यूरिन आरएनए का हो, है ना, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है ना, तो दोनों में सेम ही होता है, जबकि इसमें पिरिमिड होता है साइटोसिन और थाइमिन, इसमें होता है साइटोसिन और यूरासिल। तो प्यूरिन दोनों में एक समान ही होता है, यानी क्या क्या हो गया? ग्वानिन और एडेनिन, यानी ऑप्शन मेरा ए बिल्कुल सही है ना। आरएनए में पाया जाता है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में प्यूरिन एक समान होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पिरिमिडिन चेंज हो जाते हैं। साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में होता है और साइटोसिन यूरासिल होता है आरएनए में। तो प्यूरिन दोनों में एक समान होता है, यानी कि आरएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन है तो एडेनिन और ग्वानिन, हमारा ए बिल्कुल ऑप्शन सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? आरएनए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरएनए के लिए कौन सही है? आरएनए के लिए कौन सही है? तो आपको भी पता है बेटा, आरएनए में यूरासिल पाए जाते हैं। आरएनए में क्या पाए जाते हैं? यूरासिल। तो डीएनए में एडेनिन के साथ जुड़े होते हैं थाइमिन डबल बॉन्ड से, किसमें? डीएनए में, जबकि आरएनए में एडेनिन के साथ यूरासिल जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड से। यानी आप देख सकते हैं 28 का ऑप्शन बिल्कुल ए सही है ना। एडेनिन के साथ यूरासिल डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्रिय बच्चों? जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है किसी रेट्रोवायरस में आनुवंशिकी पदार्थ है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेट्रोवायरस में आनुवंशिकी पदार्थ आरएनए होता है ना। आनुवंशिकी पदार्थ रेट्रोवायरस में कौन होता है? आरएनए, क्योंकि आनुवंशिकी पदार्थ दो ही है, डीएनए और आरएनए। तो रेट्रोवायरस में आरएनए आनुवंशिकी पदार्थ पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? संदेशवाहक आरएनए, यानी संदेशवाहक आरएनए को कहते हैं टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो संदेशवाहक आरएनए कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनाता है? तो याद रखिए बेटा, जब भी कोडोन का बारी आए, कोडोन को हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिक। तो कोडोन में 3 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। कितने नाइट्रोजन क्षार बेटा? 3। तो कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है, यानी 30 का ऑप्शन बिल्कुल सी सही है ना। याद रखिएगा टीआरएनए में
ट्रांसफर आरएनए संदेशवाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए कोडोन बनाता है? तो 3 अमीनो अम्ल, याद है ना? तो कोडोन में हमेशा 3 बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? ट्रांसफर आरएनए यानी टी आर एन ए। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है आपको आगामी एग्जाम के लिए, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, है ना। जो दिक्कत हो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है टीआरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम। अभी मैंने बताया 3 क्षारकों के क्रम को ही हम लोग कहते हैं कोडोन। तो 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक माने, है ना, मैसेंजर आरएनए mRNA, है ना। एम से हो गया आपका क्या बेटा? मैसेंजर माने संदेशवाहक आरएनए, कोडोन से बंधता है तो कहलाता है। बहुत अच्छा। टीआरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो mRNA कोडोन से बंधता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। तो उसे हम लोग कहते हैं एंटी कोडोन। कोडोन का उल्टा होता है एंटी कोडोन। तो ये 3 क्षारक कोडोन से बंधा हुआ है और वही क्षारक जब इसमें जुड़ जाए तो वो एंटी कोडोन कहलाता है। तो याद रखिएगा टीआरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो mRNA कोडोन से बनता है उसको हम लोग कहते हैं एंटी कोडोन। तो कोडोन का उल्टा ही होता है एंटी कोडोन, याद रहेगा। चलिए यानी सी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 32 क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है? आरएनए में पिरिमिडिन, अभी मैंने बताया बेटा पिरिमिडिन। तो डीएनए में पिरिमिडिन पाया जाता है साइटोसिन और थाइमिन, जबकि आरएनए में पिरिमिडिन पाया जाता है साइटोसिन और यूरासिल। क्या पाया जाता है? साइटोसिन और यूरासिल। तो आप देख सकते हैं यहां पर ही साइटोसिन और यूरासिल किस में पाए जाते हैं? आरएनए के पिरिमिडिन में, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आरएनए के पिरिमिडिन में पाया जाता है साइटोसिन एवं यूरासिल, यानी सी ऑप्शन सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? किस आरएनए को फ्लावर लीफ मॉडल कहते हैं, है ना। किस आरएनए का फ्लावर लीफ मॉडल होता है? यानी ये याद रखिएगा फ्लावर लीफ मॉडल किस आरएनए का होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। तो फ्लावर लीफ मॉडल जो होता है वो टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए का होता है। याद रखिएगा फ्लावर लीफ मॉडल कौन सा आरएनए का होता है? ट्रांसफर आरएनए, यानी कि हमारा 33 का ऑप्शन बिल्कुल ए होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। यूरासिल किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया यूरासिल केवल पाया जाता है आरएनए में। किसमें बेटा? आरएनए। यूरासिल किससे संबंधित है? तो आरएनए से संबंधित है, यानी हमारा ऑप्शन ए रहेगा। यूरासिल आरएनए से संबंधित होता है। इसी यूरासिल के जगह पर थाइमिन अगर आ जाएगा तो वो डीएनए से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो यूरासिल केवल आरएनए में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? बहुत अच्छा बेटा। आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? तो यहां पर ही जो देख सकते हैं मिस्टेक हो चुका है, यहां पर जो है टीआरएनए होगा। क्या होगा? टीआरएनए। टीआरएनए का जो रूप होता है उस त्रिपर्णी संरचना के रूप में होता है। तो यानी कि हमारा 35 का जो टी छूट गया वो टीआरएनए होगा, याद रखिएगा। टीआरएनए में, आरएनए में किसका? टीआरएनए का जो संरचना होता है वो त्रिपर्णी जैसी होती है, यानी ऑप्शन 35 का क्या बेटा? डी हो जाएगा टीआरएनए। 36 क्या कहता है? डीएनए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। डीएनए द्विगुण में किस प्रकार के एंजाइम मुख्य भूमिका रहती है? डीएनए द्विगुण मतलब कि डीएनए के दोनों कड़ी पाई जाती है ना, दोनों कड़ी। एक 3 से 5 होती है, एक 3 से, है ना। एक 3 से क्या होती है? 5। तो एक होती है 5 से कितना बेटा? 3। तो डीएनए द्विगुण में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है? डीएनए के द्विगुण में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है? तो याद रखिए बेटा इसमें जो है आपका लाइगेज एंजाइम भी होगा और डीएनए पॉलीमरेज भी होगा। तो यहां पर हम ऑप्शन क्या कर सकते हैं? यहां पर हम ऑप्शन लिख सकते हैं ए और सी दोनों, ए और सी दोनों, यानी डी ऑप्शन हम इसको सही कर सकते हैं ना। क्या बेटा? ए और सी दोनों।
डीएनए द्विगुणन में किस इंजाम के मदद से ही डीएनए को काटा जाता है और इंजाम के मदद से ही डीएनए को जोड़ा जाता है। तो उसमें दो इंजाम काम करता है, लाइगेज और डीएनए पॉलीमरेज। तो यहां हमने ऑप्शन क्या कर दिया बेटा, ए और सी, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है 37 क्या कहता है, किसी भी, है ना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ेगा, बहुत कम ही समय में हम आपको हर एक क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। किसी भी जीन की अभिव्यक्ति नियंत्रण, किसी भी जीन का नियंत्रण किसके द्वारा संपादित होती है, किसी भी जीन का नियंत्रण किसके द्वारा संपादित होती है। तो याद रखिए बेटा, छोटा व्यक्तिकारी आरएनए के द्वारा भी होता है और एंटीजेंस आरएनए के द्वारा भी होता है ना, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, किसी भी जीन का नियंत्रण किसके द्वारा संपादित होता है, तो छोटा व्यक्तिकारी आरएनए के द्वारा होता है और एंटीजेंस आरएनए के द्वारा होता है, यानी हमारा ए और बी दोनों आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, सी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का अभिज्ञान स्थान है। तो इसका बहुत अच्छा जवाब है बेटा इकोलाई, है ना। कहीं कहीं आपको इकोलाई भी देखने को मिलता होगा। तो इकोलाई में आपका ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन ये सब नाइट्रोजनी क्षार प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का अभिज्ञान स्थान है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, कहता है अंकोजाकी, याद रखिएगा, अंकोजाकी में ही डीएनए प्रतिकृति होता है, यानी डीएनए से डीएनए के निर्माण में ये भाग लेता है, जिसमें दो गो लाइन होता है, एक सतत एक होता है असतत, ठीक है ना। एक होता है कोडोन, दूसरा होता है एंटी कोडोन। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनता है। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है आपका डीएनए के असतत द्विगुण में भी बनता है, अभी मैंने बताया, और डीएनए के पश्चगामी स्टैंड में भी बनता है, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनता है, तो डीएनए के असतत गुणन में भी और डीएनए के पक्षमावी स्ट्रैंड में भी, जिसको हम लोग कहते हैं 3 से 5 और 5 से 3, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किसके कारण, फास्फेट समूह के कारण, क्योंकि इसमें फास्फेट समूह नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इसमें फास्फेट समूह पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज होती है, नाइट्रोजनी क्षार, पेक्टोज शर्करा, फास्फेट ग्रुप, जबकि इसमें न्यूक्लियोटाइड और केवल शर्करा होता है, फास्फेट ग्रुप नहीं होता है। इन दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किसके कारण, फास्फेट समूह के कारण, फास्फेट ग्रुप के कारण, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 41, डीएनए श्रृंखला वृद्धि में अंकोजाकी, है ना, ओकाजाकी खंड क्या करता है। तो याद है बेटा, डीएनए श्रृंखला वृद्धि में, यानी डीएनए का जो श्रृंखला है उसमें अगर वृद्धि होता है तो ओकाजाकी खंड क्या करता है। पहला तो है कि ओकाजाकी खंड 5 से 3 की दिशा में बहुलकता दर्शाता है, कौन दिशा में, 5 से 3 की दिशा में बहुलकता दिखाता है, तथा 3 से 5 की दिशा में प्रतिकृति को समझाता है, यानी 3 से कितना बेटा 5 की दिशा में प्रतिकृति। प्रतिकृति किसको कहते हैं, तो डीएनए से डीएनए का निर्माण, याद रखिएगा, डीएनए से डीएनए का निर्माण होना प्रतिकृति कहलाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड 5 से 3 की दिशा में बहुलकता को दर्शाता है और 3 से 5 की दिशा में डीएनए प्रतिकृति को समझाता है कि डीएनए से डीएनए का निर्माण कैसे होता है ना। तो चलिए 41 का ऑप्शन क्या बेटा, डी सही है। अब हम लोग 42 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनना, तो मैंने पिछला वीडियो में बताया था डीएनए से डीएनए बनना प्रतिकृति कहलाता है, जबकि डीएनए से एमआरएनए बनना, है ना, आपका अनुलेखन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुलेखन, इसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन, इसको कहते हैं
ट्रांसक्रिप्शन, है ना बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पर देख सकते हो ऑप्शन बिल्कुल ए, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन कहलाता है। सही है ना, बिल्कुल याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर है ना 43 क्या कहता है, सुकेंद्रीय टीआरएनए, सुकेंद्रीय क्या बेटा, टीआरएनए जब 5 एसआरएनए एवं है ना एसएनआरएनए के अनुलेखन में कौन अंतर्ग्रस्त है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। सुकेंद्रीय में टीआरएनए जब 5 एसआरएनए एवं है ना एसएनआरएनए में अनुलेखन, अनुलेखन अभी मैंने बताया, अनुलेखन मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण। तो इसमें कौन अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसमें बेटा आरएनए पॉलीमरेज अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिएगा अनुलेखन की क्रिया में आरएनए पॉलीमरेज अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से आप लोग देख सकते हैं, है ना। फिर से देख लीजिए, सुकेंद्रियों में टीआरएनए जब 5 एसआरएनए एवं एसएनआरएनए के अनुलेखन में कौन सा अंतर्ग्रस्त होता है, अनुलेखन में कौन मदद करता है, तो याद रखिएगा आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज है ना, पॉलीमरेज क्या बेटा 3, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, डीएनए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, डीएनए सांचे पर आरएनए का निर्माण। अभी मैंने बताया डीएनए से है ना एमआरएनए या आरएनए भी लिख सकते हैं का निर्माण कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। यानी याद रखिए बेटा हमारा बी आंसर बिल्कुल सही होगा, है ना, जैसे कि पिछला वीडियो में बताया था। तो 44 का ऑप्शन बी। अगला याद रखिएगा क्या कहता है अगला क्वेश्चन 45 क्वेश्चन। याद रखिएगा बहुत कम समय है आप लोग के पास, इसलिए हम हर एक क्वेश्चन को आसानी से बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है बेटा, आरएनए, क्या कहता है, आरएनए से जो डीएनए बनता है। यह देखिए अभी मैंने बताया कि डीएनए से आरएनए बनता है, अब उल्टा कह रहा है ये कि आरएनए से जब डीएनए बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको हम लोग कहते हैं सीडीएनए। कौन डीएनए बेटा, सीडीएनए। इसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए। कौन डीएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए। तो याद रखिएगा आरएनए से डीएनए बनना कहलाता है सीडीएनए। याद रहेगा ना, कंप्लीमेंट्री डीएनए, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 45 से 46 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। 46 क्वेश्चन क्या कहता है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके है ना स्तर पर होता है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है, तो वो है प्रतिलेखन। क्या बेटा, क्या बेटा, प्रतिलेखन और है आपका अनुवादन। दो चीज पर होता है जीन अभिव्यक्ति। प्रतिलेखन का मतलब क्या होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण प्रतिलेखन या प्रतिकृति कहलाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, अनुवादन कहलाता। तो याद रखिए मेरे प्रिय बच्चों कि जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रण किसके स्तर पर होता है, तो वो है प्रतिलेखन और अनुवादन। यानी कि बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी, यही आंसर हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए 47 क्वेश्चन क्या कहता है, 47 क्वेश्चन कहता है कि कौन सा समापन कूट है। तो याद रखिए बेटा कौन सा समापन कूट है, तो समापन कूट AUG भी है जिसको अंबर कहते हैं, UAA भी है जिसको ओकर कहते हैं, और UGA भी है। तो याद रखिए इनमें सभी, तो समापन कूट हो गया AUG है ना, UAG, UAA, UGA, ये तीनों जो है समापन कूट है। जबकि प्रारंभ कूट, याद रखिएगा ये भी एग्जाम में पूछ जाए, प्रारंभ कूट या प्रारंभ कोडोन कौन है,
तो याद है बेटा प्रारंभ कोडोन होता है AUG, याद रहेगा ना, ये तीनों समापन कूट है जबकि ये जो है प्रारंभ कूट है, याद रहेगा ना, प्रारंभ कूट यानी प्रारंभ कोडोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 48 क्वेश्चन कहता है जेनेटिक कोड में कुल कितने कोडोन होते हैं। याद है बेटा जब भी कोडोन की बात आई तो 64 कोडोन होते हैं, इस 64 कोडोन में 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, है ना, कितने बेटा स्टॉप कोडोन। तो जेनेटिक कोडोन में यानी आनुवंशिकी कोडोन में कुल कितने कोडोन होते हैं, तो 64 होते हैं, याद होगा आपको, जिसमें 3 होते हैं स्टॉप कोडोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका वंशागति के आणविक आधार पार्ट 2 का, है ना। जेनेटिक कोडोन कहाँ रहता है, बहुत बढ़िया बेटा, जेनेटिक कोडोन कहाँ रहता है यानी आनुवंशिकी कोडोन कहाँ रहता है, तो वो है ट्रांसफर आरएनए पर। कहाँ होता है बेटा, ट्रांसफर आरएनए पर, जो माता पिता के लक्षणों को उसके संतानों में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो याद है जेनेटिक कोडोन होते हैं 64, बट ये कहां रहता है, तो वो रहता है टीआरएनए पर, ठीक है ना। चलिए इस आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएजेस डीएनए के विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानता है। जी हाँ, एंडोन्यूक्लिएज होता है, एक होता है एक्सोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है बेटा, याद रखिएगा, एंडोन्यूक्लिएज जो है वो डीएनए के अंदर डीएनए को विशिष्ट स्थान पकड़ता है। एंडोन्यूक्लिएज डीएनए के अंदर डीएनए को विशिष्ट स्थान पकड़ता है, जबकि एक होता है एक्सोन्यूक्लिएज। याद रखिएगा क्या होता है बेटा, एक्सोन्यूक्लिएज वो क्या करता है, डीएनए के छोर को काटता है, यानी कि डीएनए के अंतिम सिरों को काटता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए के एक विशिष्ट शाखा के अनुक्रम का पहचान करता है। तो एंडोन्यूक्लिएज 2 प्रकार का होता है, वर्ग 1 और वर्ग 2। तो एक पहचान करता है और एक डीएनए को काटता है। तो इसको बहुत अच्छे ढंग से देखना बेटा कि शाखा के अनुक्रम का क्या करता है, पहचान करता है। तो वो जो है आपका कौन है ना, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु, है ना। आपने पढ़ा होगा पैलिंड्रोम्स के बारे में। पैलिंड्रोम्स किसको कहते हैं, पैलिंड्रोम्स। तो कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे जहाज है तो आगे या पीछे से पढ़ने पर, जैसे जहाज आगे से पढ़ी या पीछे से पढ़ी है, एक ही शब्द मिलता है। मलयालम, मलयालम, है ना, ये आगे से पढ़ी या पीछे से, दोनों में एक ही शब्द प्रकट होता है। यानी कि शब्दों का वैसा समूह, वर्णों का वैसा समूह जिसे आगे या पीछे से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है, उसी तरह से क्षारकों का वैसा समूह जिसे आगे या पीछे, तो इसको 2 बार लिखना पड़ता है, GCC A, है ना, GCC TTA, जिसे आगे से पढ़िए ATTCCG, ATTCC, यानी आगे से या पीछे से पढ़ने पर एक ही शब्द मिले तो उसे हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोम्स। याद रखिएगा पैलिंड्रोम्स किसको कहते हैं, जिसके नाइट्रोजनी क्षार को चाहे आगे से पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ें, है ना। जैसे देख सकते हैं GAATTC। हालांकि देखिए हिंदी शब्दों में एक ही बार लिख सकते हैं आप, बट इसमें 2 बार लिखना पड़ेगा, है ना। कैसे लिखना पड़ेगा, CTTAAG, जिससे आगे से या पीछे से पढ़ने पर एक ही शब्द मिले उसे हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोम। तो याद है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए की एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम का पहचान करता है, किसके मदद से, पैलिंड्रोम्स, न्यूक्लियोटाइड अणुओं की मदद से। तो यानी 50 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है मेरे प्रिय बच्चों कि आपने आज पार्ट 2 में टोटल 25 क्वेश्चन फिर से कवर कर लिया है। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन कवर किया था और पार्ट 2 में, तो दोनों मिला के 50 क्वेश्चन अब तक कवर हो चुका है अध्याय 6 वंशागति के आणविक आधार में। तो मुझे उम्मीद है कि सारा टॉपिक, सारा क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि हम आप लोग के लिए और भी अच्छे वीडियो बनाते रहें। जो भी बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें बेटा, है ना। आप लोग से विनती है, क्योंकि आप लोग के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, है ना। तो आज आपका वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।